आयुष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। पूनम को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वो उसे ये सब करने दे रही थी। शायद उस पल में सिर्फ इंसानी भावनाओं को वश में थी। कुछ समय बाद आयुष ने पूनम के अंडों को हल्की सी दबाना शुरू किया और फिर नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी। 1987 में पूनम आज दोपहर को अपने बेडरूम में राम से लेटी हुई थी। अगर यह दिन होता तो उसकी सास में जरूर कोई ना कोई ताना मार ही दिया होता, लेकिन आज घर का माहौल कुछ अलग था। सब लोग बड़े खुश थे और पूनम को भी याद से घर के कामों में थोड़ी राहत मिलने वाली थी। वो एक साधारण घरेलू महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि हर कोई उस पर फिदा हो सकता था। शादी को 7 साल हो चुके थे और शादी से पहले वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी। लेकिन शादी के बाद उसे सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके ससुराल वालों का बड़ा घर था और उनके इकलौते बेटे यानी उसके पति सब कुछ अकेले संभाल लेते थे। आज का दिन उसके लिए खास था। सब खुश थे, लेकिन पूनम के मन में एक अजीब सा खटक था। जब वो अकेले कमरे में थी तो उसे 2 महीने पहले का एक किस्सा याद आ गया। उसने बस में बैठी हुई थी और सो रही थी। अचानक उसे अपने हाथ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने देखा तो वो न्यूज़ का हाथ था। पहले तो उसने सोचा कि शायद वह सो रहा होगा और गलती से उसका हाथ उसके हाथ पर आ गया होगा। लेकिन जब उसने फिर से सोने की कोशिश की तो कुछ देर बाद आयुष का हाथ उसके हाथ पर फिर से सरकने लगा। तो समय पूनम ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ था, जिससे उसका हाथ खुला हुआ था। उसे समझ में आया कि यह गलती नहीं बल्कि आयुष जानबूझकर कर रहा है। पहले भी उसने 1-2 बार अनजाने में उसे छुआ था, लेकिन यह पहली बार था उसने ऐसा हिम्मत करके किया था। पूनम उस वक्त मायके में एक शादी में गई थी और अब वो वापस कानपुर लौट रही थी। असल में उसका पति भी साथ आने वाला था, लेकिन उसे इन शादियों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसने पूनम को अकेले ही भेज दिया। उन्होंने फ्लाइट से जाने की योजना बनाई थी, लेकिन मायके से जल्द ही लौटना पड़ा और इसी फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। तब पूनम ने फीफा बस का टिकट लिया, लेकिन उसमें भी अकेली सीट नहीं मिली, तो उसने 2 टिकट बुक कर ली। तभी पूनम की बहन ने कहा कि आयुष को भी कानपुर जाना है, इसलिए उसे भी साथ ले जाओ। इस तरह पूनम की बहन ने आयुष को उसकी साथ भेज दिया। आयुष उसकी बहन का भांजा था और पहले भी कई बार उससे मिल चुका था। दोस्तों, हमेशा आयुष पूनम से अच्छे से पेश आता था, इसलिए इस बार भी सबको तसल्ली थी कि पूनम के साथ आयुष जा रहा है। लेकिन बस में अकेलेपन का फायदा उठाकर आयुष ने पूनम के हाथ पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। पूनम ने सोचा कि शायद हाथ गलती से सरक गया होगा और यहीं तक सीमित रहेगा, लेकिन थी उसने ज्यादा हिम्मत दिखाई तो उस वक्त पूनम ने कुछ नहीं कहा और सोने का नाटक करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह सब महसूस कर रही थी। आयुष जवान था, लगभग 27 साल का, और पूनम जानती थी कि वो देखने में भी अच्छा था। पूनम भी अपनी खूबसूरती से वाकिफ थी। उसे पता था कि आयुष पर आकर्षित था, वो हमेशा उसे अलग नजरों से देखता था। शायद इसलिए कि पूनम का शरीर अभी भी कसा हुआ और आकर्षक दिखता था। हालांकि पूर्णिमा मॉडल उनकी हो चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस और फिगर का असर अब भी लोगों पर पड़ता था। जब वो 4 लोगों के बीच खड़ी होती तो उसकी खूबसूरती का सब पर गहरा असर होता और यह चीज पूनम के अंदर एक अजीब सा गर्व का एहसास कराती थी। जब भी कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करता था, उसकी ओर आकर्षित होता, तो पूनम के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती थी। जब आलू शादी के दौरान उसे मस्ती करता था, कभी कभी हल्का स्पर्श करता, तो पूनम को मजा आता था। कई बार उसने पूनम से नर्सों और स्पर्श के जरिए सोख लिया, लेकिन पूनम ने कभी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शादी के घर की भीड़ भाड़ में आयुष कभी उसके कंधों से हल्का स्पर्श कर लेता, तो कभी उसकी नाजुक जगहों को छूने की कोशिश करता, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर उसका हाथ पूनम के शरीर से टकरा ही जाता और वह उसे झटक देती थी। दोस्तों, कल ही की बात है, शादी में पूनम कमरे में कपड़े बदल रही, दरवाजा बस हल्का सा बंद किया हुआ था। तभी
अचानक आयुष अंदर आ गया। उस समय पूनम साड़ी पहन रही थी। आयुष के अंदर आने पर पूनम एकदम घबरा गई। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करें। हुआ है बिना पल्लू यही खड़ी रह गई और आयुष को देखती रही। तबाही उसकी नजर भी उसके शरीर के उन हिस्सों पर थी जिन्हें देखकर वह अंदर ही अंदर आनंदित हो रहा था। जब पूनम को एहसास हुआ कि आयुष कहाँ देख रहा है, तब उसने जल्दी से पल्लवों लिए आयुष ने सॉरी कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद दोनों ने इस बात को यूं ही भूल जाने का नाटक किया। अचानक अगले दिन पूनम को कानपुर वापस जाना पड़ा और उसकी बहन के कहने पर आयुष को भी साथ ले लिया। पूनम को आयुष के साथ कानपुर जाने में कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि बस के सफर में उसके साथ देने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें बस में ऊपर की बर्थ मिली थी। शादी की भागदौड़ से थकी हुई पूनम और आयुष बस पर लेट गए। एक दूसरे से थोड़ा सा फासला बनाकर पूनम खिड़की की तरफ थी, जबकि आयुष बाहर की तरफ लेटा था। जब बस को चलते चलते 4-5 घंटे बीत गए, तब सभी लाइटें बंद हो गई। तब बस बाहर से आने वाली रोशनी की हल्की फुल्की गिरने ही अंदर आ रही थी। खिड़की से आती रोशनी से पूनम को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने खिड़की के पर्दे खींचने की कोशिश की, लेकिन पदार्थ गया था। तब आयुष ने अपने हाथ से पर्दे को खींचने में मदद की। तब उसका हाथ पूनम के कंधे से हल्की सी छू गया। न जाने क्यों कुछ हल्के स्पर्श में पूनम को कुछ अलग सा महसूस कराया। आयुष ने आंख फिर कार पर्दा बंद कर दिया और उनकी अंदर ठंड भी ज्यादा थी। पूनम ने आयुष से अपनी से ओढ़नी निकालने को कहा। तब आयुष ने कहा, क्यों, बस में उड़ने के लिए कंबल हैं? इस पर पूनम बोली, नहीं, मुझे बस वाले की कंबल से अजीब सा लगता है। तभी उसने बैग से निकालने के लिए बैंक खोला और गलती से पूनम की वे बाहर आ गई। इस पर पूनम ने हंसते हुए उसे जल्दी से छिपा लिया और आयुष भी हंसने लगा। फिर उसने जल्दी से वैकेंसी निकाली। थोड़ी देर बाद गपशप करते हुए पूनम को नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक उसकी नींद खुल गई और उसे महसूस हुआ कि आयुष उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। तब पूनम ने कोई हलचल नहीं की और सोने का नाटक करती रही। ऐसे ही आयुष का हौसला बढ़ता गया और अब वह पूनम के हाथ को हल्की से दबाने लगा। कुछ देर बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। इस बीच बस एक शांत माहौल में चल रही थी। पूनम को ऐसा लगा कि शायद अब आयुष बोर हो गया है, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसकी योनि के नीचे आयुष का हाथ सरक रहा है। वो शायद ये सोच रहा था कि पूनम गहरी नींद में है, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी। पूनम को अब उसकी बेधड़क हरकतों पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप लेटी रही। फिर आयुष ने उसकी ओर नहीं हटाकर धीरे से अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे उसकी नाक के पास घुमाने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी हिम्मत और बढ़ गई और उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाकर पूनम के नाजुक हिस्सों को छुआ। वह बिना किसी झिझक के अब उसके गाल को सहला रहा था। पूनम हैरान रह गई थी। करने का मन हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं रोका। शायद उस वक्त उसे भी उसका स्पर्श अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसने कुछ समय रोककर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। दोस्तों, जब पूनम ने कोई विरोध नहीं किया तो आयुष धीरे धीरे उसके नाजुक अंगों को सहलाने लगा। पूनम को खुद पर आश्चर्य हो रहा था कि वो उसे ये सब करने दे रही थी। शायद उस पल में सिर्फ इंसानी भावनाओं को वश में थी। कुछ समय बाद आयुष ने ज्योति के अंडों को हल्के से दबाना शुरू किया और फिर पूनम अजीब सी भावनाओं में खोने लगी। यह स्पर्श पूनम को बेहद परिचित लग रहा था और उसने समझ लिया था कि उसका शरीर भी उसकी स्पर्श के लिए तैयार हो चुका है। यही वजह थी कि उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी हरकतें इतनी धीमी और स्वयं में थी जैसे कोई खूबसूरत संगीत जो आपके होश उड़ा दिए। आयुष के स्पर्श से पूनम खुद को भूलने लगी। वह भूल गई कि घर पर उसका बीमार पति उसका राह देख रहा है। वो भूल गई कि वह किसी की पत्नी है। उस समय वह बस एक औरत थी जिसे किसी की सहवास की जरूरत महसूस हो रही थी। शायद आयुष भी सोच रहा था कि पूनम गहरी नींद में है, या शायद वह जानता था कि पूनम सब जानकर भी अनजान बनी हुई है। दोनों ही स्थितियों ने उसे और आगे बढ़ने का मौका दिया, इसलिए अब आयुष ने अपना हाथ पूनम के ब्लाउज के बटन पर रखा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा।
धीरे से उसने अपनी उंगलियां अंदर सरकारी और धीरे धीरे ब्लाउज के बटन खोल दिया। बाउस की सारी उंगलियां उसके भीतर थी और उसका ही कदम पूनम को अच्छा लगने लगा था। जैसे ही उसकी उंगलियां अंदर गई, पूनम की ओर से हल्की सी आवाज निकल गई। फिर उसकी प्रतिक्रिया से आयुष को हरी झंडी मिल गई थी। उसने पूनम को पीछे से कसकर पकड़ लिया और उनके शरीर एक दूसरे से सेठ गए। उसकी इस हरकत से पूनम के शरीर में एक अजीब सा रोमांच महसूस होने लगा और भी बेधड़क होकर उसके शरीर को छूने लगा। पूनम पूरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अंधेरे में भी दोनों अपनी ही दुनिया में थे और किसी को उनके बारे में पता चलने का कोई डर नहीं था। पूनम को अंदर ही अंदर यह लगने लगा कि अब उसे और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीच अब तक केवल स्पर्श का संवाद चल रहा था। दोस्तों, पूनम के इस रवैये को देखकर आयुष ने शायद उसकी मंशा भांप ली थी। उसने धीरे से उसके बालों को हटाया और उसके खुले ब्लाउज की पीठ पर हाथ फिराने लगा। पूनम आप खुद को आयुष के हाथों में सौंप चुकी थी। तभी अचानक बस रुक गई और ड्राइवर ने ऐलान किया कि बस खाने के लिए सिर्फ 20 मिनट के लिए रुकेगी। तब आयुष फटाफट अलग हो गया और पूनम भी जल्दी से अपने कपड़े ठीक कर ली। आयुष थोड़ा शर्मा आया और बोला, चलो कुछ खाते हैं। तब पूनम ने उसे पास खींचा और उसके कान में कहा कि खाना में पेट नहीं भरा क्या, होटल का खाना पसंद नहीं आए, अब धोनी भूख रखो, लौटकर फिर से 30 लेनी है तुम्हें। फिर आयुष खुशी से नीचे उतारा और पूनम को उतरने में मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ऐसे बस से उतरे जैसे कोई नई प्रेमिका अपने प्रेमी के हाथ में अपना हाथ डालकर चलती है। रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए उनकी नजरें मिली और पूनम को आयुष की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दी। अब आयुष पूनम को कामुक नजरों से नहीं बल्कि प्यार से देख रहा था। उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना आने तक दोनों अपने हाथों को एक दूसरे के हाथों में लेकर खेल रहे थे। पूनम भी यह सब एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने आयुष से पूछा, आयुष तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इस पर आयुष ने पूनम की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अभी तक तो नहीं थी, अब है। तब पूनम ने चौंकते हुए पूछा, कौन है वो और तुम कानपुर जा रही हो उसी से मिलने के लिए? तब आयुष मुस्कुराकर बोला, मेरे सामने बैठी है, उससे मिलने कहाँ जाना है? इस मजाक पर पूनम जोर से हंस पड़ी और बोली, बहुत मजा किया हूँ तुम। फिर आगे पूछने लगी, उसका कोई नाम तो होगा ना? तबाही उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो उसका नाम पता ही है। पूनम हंसते हुए बोली, अरे आयुष अब तुम मुझे पूनम कहकर बुलाओ। बस में तुमने कहा नहीं और यहाँ कैसी बातें कर रहे हो, कहाँ कहाँ हाथ डाला और अब यह ऐसा व्यवहार कर रहे हो? आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम हंसती बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम मानसिक रहने के लायक हो, तुम्हारा शरीर अब भी एकदम फिट और आकर्षक है। इतना सुनने के बाद पूनम ने कहा, मस्का अन्ना बंद करो, मुझे यह बातें सुनने की आदत नहीं रही, अब बस में लौटने पर तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी, अभी जल्दी खा लो। तबाही उसने कहा, मैं बिल देता हूँ, तुम बस में जाओ। पूनम उसे रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनकर काउंटर पर बिल देने चला गया। दोस्तों, इधर कोलंबस में जाकर शीशे के सामने खड़ी हो गई। पूनम के चेहरे पर आज कुछ अलग ही चमक थी, लेकिन मन में ख्याल आया कि जो मैं कर रही हूँ क्या ये सही है या फिर इसे रोकना चाहिए। फिर भी उसकी वासना जो आयुष ने जगाई थी उसे रोक नहीं पा रही थी। घर लौटने के बाद भी जब तक उसका पति ठीक नहीं होता यह भूख शांत होने वाली नहीं थी। तब पूनम ने मन ही मन सोचा, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। इसमें ऐश्वर्या के साथ पूनम बस में बैठी खिड़की से बाहर आयुष की राह देख रही थी। जैसे ही आयुष आया पूनम ने उसे अपना हाथ बढ़ाकर बस में चढ़ने का इशारा लगाने लगा। तभी पूनम ने उसे रोकते हुए बोली, थोड़ा ठहरो, जब सड़क पर चलने लगेगी तब अपनी गाड़ी चलाना, लेकिन याद रखना मुझे धक्का मुक्की बिल पसंद नहीं है। दोस्तों, उस क्षण पूनम ने पूरी तरह से महसूस किया कि आयुष के देव जीवन रस को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया। तब भी दोनों थक चुके थे, बस में होने की वजह से भी सभी बाधाएं पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और गांव की देवी की आराधना करने के बाद अपने शरीर को नीम के हवाले कर दिया। सुबह बस की छत की आवाज से उनकी आंख खुली। वह कह रहा था, अपना सामान देख लीजिए, आधे घंटे में कानपुर का पहला स्टॉप आने वाला है।
तभी उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे पहले स्टॉप पर ही उतरना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, घर चलो, फ्रेश होकर जाना, मैं हमारी ड्राइवर को बोल दूंगी तुम्हें जहां जाना हो वह छोड़ देगा। तभी आयुष बोला, नहीं, मेरी दोस्त का रूम पास में ही है और मुझे वहीं से एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है। फिर आयुष ने पूनम का हाथ पकड़ा और कहा, थैंक यू, तुम्हारे साथ सफर बहुत अच्छा गुजरा। इतना कहकर वह फिर से पूनम को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। फिर थोड़ी सी बाधाओं को पार करके पूनम ने फिर से उसकी जीवन रस को अपने अंदर समाहित कर लिया। तो उसके बाद जब आयुष कष्टों पाया तब से उतर गया। बस से उतरते समय पूनम ने उसे उसके इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जैसे ही आयुष बस से उतरा, पूनम फिर किसी उसे जाते हुए देखने लगी तो उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था और एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। तब पूनम के मन में हल्की सी बेचैनी, लेकिन उस पल को जीने की संतुष्टि ने उसे शक्ति दी। दोनों के बीच जो कुछ हुआ वह किसी भी रिश्ते की नई शुरुआत ही या फिर शायद सिर्फ उस पल का अनुभव, लेकिन एक बात तय थी, वो पर हमेशा पूनम और आयुष के दिल और जहान में रहेगा। फिर बस आगे बढ़ने लगी और पूनम अपने ख्यालों में खो गई। आयुष के साथ बिताए हुए वल्लभ ही अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुके थे। उसकी स्पर्श, उसकी आंखों की गहराई और उसका अंदाज, सब कुछ से अभी भी उसके साथ था। पूनम समझ चुकी थी कि यह जो हुआ वो एक सफर का हिस्सा था, एक ऐसा सफर जिसने उसे उसकी अपनी इच्छाओं से मिलवाया, ख्वाहिशों से जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। थोड़ी देर बाद पूनम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। घर पहुंचते ही पूनम के मन में विचारों का सैलाब उमड़ने लगा। क्या ही सब सही था? क्या मैंने खुद को अपनी सीमाओं से परे कर दिया? लेकिन फिर भी उसने खुद से एक सवाल किया, क्या मुझे इसका पछतावा है? तब उसके पास जवाब नहीं था। मैंने वही किया जो मेरे दिल में मुझे करने को कहा और उस अनुभव ने मुझे एक नई पहचान दी थी। उसने यह सोचा कि यही उसका आत्मविश्वास चेहरा पूनम के मन में हमेशा के लिए बरसा रहा। उसकी हंसी, उसकी बातें भरी रात उसके लिए कभी न खत्म होने वाली याद बन गई। यह सफर उन दोनों के लिए शायद सिर्फ एक मोड़ था, लेकिन पूनम के लिए यह और उसकी जीवन की नई राहों को खोलने वाला था। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें ऐसे मोड़ देती है जहां हम खुद को फिर से पहचानते हैं। शायद उसके साथ वो सफर पूनम के लिए खुद को समझने का एक जरिया था, अपनी इच्छाओं और सीमाओं को जानने का। और अब ये सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी छाप हमेशा पूनम के साथ रहेगी। इन सब के बाद पूनम ने एक गहरी सांस ली और सफर की मधुर यादों को अपने दिल में संजोते हुए अपने जीवन की नई राह पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। निर्देशक, सफर जरूरी नहीं कि किसी मंजिल पर जाकर खत्म हो। कुछ सफर हमें सिर्फ खुद से मिलवाने के लिए होते हैं, और यही उस अनुभव की खूबसूरती थी जिसने आयुष और पूनम को खुद से रूबरू कराया, और इसी को यादगार सफर कहते हैं।